हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ACCA F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड आई एम CA वीना देसाई। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज चैप्टर नंबर 12 स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। और ये है इस चैप्टर का ओवरव्यू। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा देख लेते हैं। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फोरकास्टिंग टेक्निक्स। और कौन कौन सी फोरकास्टिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज टाइम सीरीज एनालिसिस, रिग्रेशन, हाई लो मेथड एंड इंडेक्स नंबर। तो देखिए, टाइम सीरीज, रिग्रेशन एंड इंडेक्स नंबर, ये तीनों तो न्यू टेक्निक्स हैं, ये हम यहाँ पढ़ेंगे। हाई लो मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस, आप लोग को याद आ गया होगा कहाँ पढ़ा था हमने ये हाई लो मेथड। यस, चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने ये हाई लो मेथड पढ़ लिया था। यहाँ हम इसे एक बार वापस थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। आपको चैप्टर नंबर 4 में आपको पूरा वापस जहाँ हमने ये पढ़ा था हाई लो मेथड, एक बार हम पूरा इसका रिवाइज कर लेंगे। ओके, नाउ अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स पढ़ने की जरूरत क्या आ रही है। तो देखिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम लोग फ्यूचर के लिए जैसे बजट बनाते हैं। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? मैनेजमेंट के पर्पस से जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं या मैनेजमेंट के पर्पस से जो हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट को बजट बनाना होता है। ओके, क्योंकि और बजट क्या होता है? फ्यूचर के लिए आप आज ही एक प्लान तैयार कर रहे हो इन मॉनेटरी एंड क्वांटिटेटिव टर्म, तो वो आपका बजट कहलाता है। तो बजट आप बनाएंगे कैसे? बजट क्या चीज है? फ्यूचर के लिए आप पहले से ही फोरकास्ट करके चल रहे हैं। फ्यूचर के लिए आप आज ही प्लान बना रहे हैं। प्लान बना रहे हैं किसमें? मॉनेटरी या फिर क्वांटिटेटिव टर्म में। तो अगर आप फ्यूचर के लिए आज ही प्लान बना रहे हैं, तो यानी कि आप फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं कि फ्यूचर में कितनी सेल्स आ सकती है, कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, तभी तो आप बजट बनाएंगे। तो जो हम फोरकास्ट करते हैं, ये फोरकास्ट किस तरीके से किए जाएंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। तो देखिए, बजट्स आर बेस्ड ऑन फोरकास्ट, अंदाजा। बजट कोई एक्यूरेट फिगर नहीं होता। अगर मैं आज आने वाले फ्यूचर के लिए आज बजट बना रही हूँ, आगे आने वाले 1 मंथ के लिए या फिर 1 ईयर के लिए हम अगर अभी बजट बना रहे हैं, तो वो एक्चुअल नहीं हो सकता। उसको हम क्या करते हैं? फोरकास्ट ही करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये हमारी सेल्स आ सकती है, ये हमारी कॉस्ट आ सकती है, और इसकी बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं? अपना बजट तैयार करते हैं। अब जो हम फोरकास्ट करते हैं, वो फोरकास्ट किस चीज के लिए किया जाता है? तो देखिए, एक तो हम करते हैं आउटपुट के लिए कि फ्यूचर में हमारा कितना आउटपुट हमें प्रोड्यूस करना होगा, जो जिसकी हमारे पास सेल आए मार्केट में। ठीक है, तो हम फ्यूचर में कितना आने वाले टाइम पीरियड में जिसके लिए हम बजट बना रहे हैं, बजट पीरियड के लिए हमें कितना आउटपुट मैन्युफैक्चर करना होगा या कितनी सेल्स होगी। दूसरा हम बना सकते हैं सेल्स रेवेन्यू में सेल्स वॉल्यूम एंड सेल्स प्राइसेस। ये तो प्रोडक्शन के लिए भी हो सकता है, या फिर हम लोग सेल्स वॉल्यूम की सेल्स के लिए कितनी यूनिट्स की रिक्वायरमेंट आएगी, उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी। और तीसरा हम लोग फोरकास्ट करते हैं कॉस्ट के लिए। तो इन तीनों के लिए हम लोग फोरकास्ट करते हैं। तो जो हम फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज करेंगे वो बजट बनाने के लिए यूज करते हैं, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। अब फोरकास्ट किया कैसे जाता है? देखो, एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जैसे मेरी सपोज इस बार अभी जो करंट ईयर है, इस करंट ईयर में मेरी सेल्स हुई है 1 लाख यूनिट्स। ओके, कितनी सेल्स हुई है? 1 लाख यूनिट्स। अब नेक्स्ट पीरियड के लिए मुझे बनाना है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मैं एक तो फर्स्ट तरीका तो सिंपल है, वेरी सिंपल, कि हम लोग जस्ट प्रेडिक्ट कर लें कि आने वाले फ्यूचर पीरियड में क्या ट्रेंड रहने वाला है। हो सकता है मेरी सेल्स 10,000 यूनिट से बढ़ जाए, या 5% सेल्स बढ़ जाए, या 10% सेल्स बढ़ जाए। तो हमने एक सिंपल सा प्रिडिक्शन कर लिया। तो ये क्या कहलाता है आपका? ये भी फोरकास्ट ही है। तो या तो हम बहुत ही सिंपल सा एजम्पशन लगा के चलें कि हमारा जो सेल्स इंक्रीज होगी वो 5% ग्रोथ होगी वॉल्यूम में, रेवेन्यू में, या फिर हम प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करें और उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट करें कि फ्यूचर में हमारी क्या सेल्स होने वाली है। तो फोरकास्ट करने के या तो है कि हम बहुत ही सिंपल से एजम्पशन पे करें, या फिर हम लोग प्रॉपर फोरकास्टिंग टेक्निक्स यूज करें।
और वो कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं? हाई लो मेथड, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड इंडेक्स नंबर. ओके, so on the other hand, forecast might be prepared using a number of forecasting models, methods or techniques that look to calculate trends and variations over previous year. तो चलिए forecasting techniques देखते हैं. सबसे पहले हाई लो मेथड. तो अभी हमने डिस्कस किया कि हाई लो मेथड हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में. तो आप लोगों को याद होगा. तो एक बार मेरे लिखने से पहले आप लोग फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए कि क्या फॉर्मूला होता है हाई लो मेथड का. हाई लो मेथड, यस, आपको याद आ गया होगा हाई लो मेथड का फॉर्मूला. इसमें हम क्या करते हैं, दो लेवल पर हम कॉस्ट लेते हैं और दो लेवल की कॉस्ट में जब हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, cost at high activity level minus cost at low activity level divided by high activity level minus low activity level. So this is the formula of variable cost per unit कैलकुलेट करने का है. और इसके बाद जब हमें फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है तो हमारा क्या होता है, टोटल कॉस्ट में से हम लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1000 यूनिट्स पर हमारी कॉस्ट है 10,000 और ये यूनिट्स हैं, एंड 2000 यूनिट्स पर हमारी कॉस्ट है $15,000. इट्स $10,000 एंड $15,000. नाउ अब अगर मुझे इसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का, कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी लेवल विच इज $15,000 लेस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी लेवल विच इज $10,000 divide by high activity level which is 2000 minus low activity level which is 1000. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आएगी 5000 डिवाइड बाय 1000 दैट इज $5 पर यूनिट. सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. नाउ जब मुझे इसमें से फिक्स कॉस्ट अलग करनी है तो फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला रहेगा, किसी भी एक एक्टिविटी लेवल की आप टोटल कॉस्ट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल हमने ये वाली ली, ओके, तो 10,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है $5 मल्टीप्लाई बाय, अब हमने यूनिट्स कौन सी लिए, जब हमने कॉस्ट लिए 10,000 की तो हमारा एक्टिविटी लेवल भी कौन सा है 1000, तो मेरी फिक्स कॉस्ट आ गई है $5,000. या इसे हम ये भी कह सकते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स. अब देखिए, अगर मैं ये कहती हूं कि टोटल कॉस्ट सपोज मेरी y है और नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरी x, तो मेरे अगर मैं टोटल कॉस्ट की जगह y लिख देती हूं, फिक्स कॉस्ट को अगर मैं a लेती हूं और वेरिएबल कॉस्ट को मैं b लेती हूं, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. नाउ व्हाट इज a? a इज माई फिक्स कॉस्ट. ये फिक्स्ड ही रहेगी चाहे मेरा कोई भी एक्टिविटी लेवल हो. व्हाट इज b? b इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ओके, तो b इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड रहनी है, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी. क्यों टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी? जैसे ही x की वैल्यू चेंज होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो जाएगी. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपकी फिक्स रहने वाली है, एंड इसकी चेंज की वजह से मेरा y चेंज हो जाएगा. तो y किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड कर रही है? मेरी नंबर ऑफ यूनिट्स पर.
सो दिस इज हाई लो मेथड। ये हमने चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट क्लासिफिकेशन में भी किया था और इसे हमने कई जगह यूज किया है आगे के चैप्टर्स करते वक्त। सो दिस इज हाई लो मेथड। आई होप आप लोगों को ये पूरा रिमाइंड हो गया होगा कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सो ये तो था हमारा हाई लो मेथड। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड लेने जा रहे हैं, दैट इज लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। ये रहा रिग्रेशन एनालिसिस। अब रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, चलिए एक बार रीड करते हैं फिर हम पूरा इसको एक्सप्लेन करेंगे। रिग्रेशन एनालिसिस इज कंसर्न्ड with establishing the relationship between a number of variables। रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, हम उनके बीच के रिलेशनशिप को एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर पढ़ रहे हैं, वी आर ओनली कंसर्न विथ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो यहां पर हम लोग बहुत हाई नहीं जाएंगे, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच के ही रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। ओके, दो वेरिएबल्स कौन से होंगे, जैसे यहां पर देखिए x एंड y। तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब आपको कुछ याद आया, देखिए यहां पर भी हमारी यही इक्वेशन बनी है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यहां पर a क्या है, फिक्स कॉस्ट, b क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, यहां पर हमारा y जो टोटल कॉस्ट है वो किस पर डिपेंड है, नंबर ऑफ यूनिट्स पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होती जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट्स चेंज होगी, हमारी टोटल कॉस्ट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी, रिग्रेशन इक्वेशन। तो हमारी जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है वो क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। व्हाट इज दिस, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, यहां पर a क्या है, a एक फिक्स्ड फैक्टर होता है। तो देखिए अगर आप लोगों को ध्यान है, आप लोगों को ग्राफ याद होगा, तो ग्राफ में जैसे अगर मेरी यहां पर मेरी फिक्स कॉस्ट आई है, इस फिगर को मैं अगर ग्राफ पर प्लॉट करती हूँ, मेरी फिक्स कॉस्ट 5000 है, तो आप मुझे बताएंगे मेरा जो ग्राफ है वो कहाँ से, फिक्स कॉस्ट 5000 है, मतलब अगर हम लोग 0 यूनिट्स का भी प्रोडक्शन करेंगे, यूनिट्स का प्रोडक्शन अगर हमारा 0 भी है, तब भी हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, 5000 तो आएगी ही। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ शुरू होता है वो कहां से शुरू होगा, यहां से। जैसे जैसे मेरी यूनिट्स बढ़ती जाएंगी, मेरी टोटल कॉस्ट, इस पर टोटल कॉस्ट है, यहां पर यूनिट्स है, तो ये हमारा ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट 5000, चाहे कितनी भी एक्टिविटीज यूनिट्स बनाएंगे आप, वो आपका सेम ही रहने वाला है, 5000 ही रहने वाला है। तो टोटल कॉस्ट जितनी भी इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज किसकी वजह से होगी, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से इंक्रीज हो रही है। ओके, सो व्हाट इज a is the intercept on y axis। क्या है a is the intercept on y axis। so देखिए a क्या है, intercept है on y axis। now what is y is the आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए ये हमारे यहाँ पर इस वाले एग्जाम्पल में, जो अभी हमने एग्जाम्पल हाइलो मेथड में लिया था, वहां हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किस पर डिपेंड थी, यूनिट्स पर डिपेंड थी। ओके, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, y किस पर डिपेंड करता है, x पर। सो व्हाट इज x, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये टोटल कॉस्ट पर डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि टोटल कॉस्ट यूनिट्स पर डिपेंड करती है। एंड व्हाट इज b, b इज द स्लोप। जिस रेट से ये वाली लाइन आपकी बढ़ेगी, स्लोप या ग्रेडियंट जो है, या हमारे वाले एग्जांपल में क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हो गया। ओके, तो ये b क्या है, आपका ग्रेडियंट है। सो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन, लीस्ट स्क्वायर इक्वेशन, इसमें जो इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स,
y है डिपेंडेंट वेरिएबल, a है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जिसे हम यहां पर फिक्स कॉस्ट भी कहेंगे। हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट है अगर कॉस्ट है तो, या फिर कॉस्ट नहीं है तो फिक्स्ड फैक्टर। व्हाट इज दिस, a इज द फिक्स्ड फैक्टर, b यानी ग्रेडियंट जिसे हम स्लोप भी कहते हैं या इसे हम वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी कहते हैं, बट ये वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट है या पर एक्टिविटी लेवल है, जो भी है आपके पास। ओके, x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सो आई होप आप लोगों को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, मैंने आपको ये हाई लो मेथड से रिग्रेशन वाला समझाया है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर a क्या है, फिक्स फैक्टर है, b क्या है, वेरिएबल फैक्टर पर यूनिट या पर एक्टिविटी लेवल, x इज द इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इंडिपेंडेंट फैक्टर है ये जिस पर डिपेंड है y, तो y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। नाउ अब हमें यहाँ पर b की वैल्यू निकालनी होगी एंड a की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो देखिए b की वैल्यू का हमारा फॉर्मूला होता है, ये रहा फॉर्मूला, एन समीशन एक्स वाई समीशन एक्स समीशन वाई एन डिवाइड बाय एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ b एंड a का फॉर्मूला, एक बार हम फॉर्मूले लिखते हैं फिर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूं। a का फॉर्मूला होता है, इसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, यहां पर हमारा फॉर्मूला होगा y मीन माइनस b x मीन, और यहां पर जो y मीन है इसको हम इस तरह से और इलेबरेट कर सकते हैं, समीशन y अपॉन n माइनस b समीशन x अपॉन n। देखिए अब जरा सा हम, अभी मैंने आपको जो हाइलो मेथड लिया उसी एग्जाम्पल से समझाया, लेकिन रिग्रेशन हम सिर्फ कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए नहीं करते, रिग्रेशन एनालिसिस किसी भी दो वेरिएबल के बीच में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेल्स है एंड एडवर्टीजमेंट है। अब मेरे पास क्या दे रखा है, सपोज 3 या 4 ईयर्स का दे रखा है, 1 2 3 एंड 4 ईयर्स का मेरे पास डेटा दे रखा है कि मैंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया अगर $100, फिर मैंने क्या $150, $120, $200। ओके, अब इतना मैंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्च किया तो मेरी सेल्स कितनी हुई, जब मैंने $100 किया तो सपोज मेरी सेल्स हुई $1000। जब मैंने 150 किया तो मेरी सपोज सेल्स थोड़ी सी इंक्रीज होकर हो गई $1100, यहाँ हो गई 1050, यहाँ पर हो गई मेरी $1500। तो देखिए जैसे जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करूंगी, अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पे ज़्यादा खर्चा कर रही हूँ तो मेरी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं कितना, मुझे अगर सपोज सेल्स चाहिए, 7th ईयर है, 7th ईयर में सपोज मुझे सेल्स चाहिए फॉर एग्जांपल $2000 की, तो बताइए मुझे एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा करना होगा। या अगर मुझे चाहिए 5th ईयर में, एडवर्टाइजमेंट पे मैं खर्चा कर रही हूँ फॉर एग्जांपल $300, तो मुझे बताओ कि मुझे सेल्स कितनी मिलेगी। जब मुझे ये सब चीज़ें पता करनी है तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, देन हम लोग यूज़ करेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। अब आप मुझे इसमें से देख के बता सकते हैं व्हाट इज द इंडिपेंडेंट एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। यस, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सेल्स। किस पर डिपेंड है वो, एडवर्टाइजमेंट पर, कि हम एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा खर्चा करेंगे हमारी सेल्स इंक्रीज होगी, एडवर्टाइजमेंट पर कम खर्चा करेंगे सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया है, एडवर्टाइजमेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हमारी सेल्स क्या हो गई है, डिपेंडेंट वेरिएबल। व्हाट इज दिस, सेल्स इज y एंड x इज एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। व्हाट इज दिस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट।
नाउ अब हमें निकालना है 7th ईयर का, 5th ईयर का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो फिगर्स चाहिए हमें। अगर मुझे चाहिए सपोज कि 2000 की मुझे सेल्स चाहिए, ओके, y यानी 2000 होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब मुझे एडवर्टाइजमेंट पर कितना खर्चा करना होगा। या फिर अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पर x मेरा 300 है, तो बताइए मेरा y कितना होगा। जब हमें ये दो फिगर्स के लिए कैलकुलेट करना, तो मुझे a चाहिएगा और मुझे b चाहिएगा। What is A? A is the fixed factor and what is B? B is the variable factor. Okay? तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला गिवन है। B कैसे कैलकुलेट करेंगे? समेशन ऑफ n हमारे कितने हो गए इस केस में? इस केस में हमारे पास n है 4। कितना है? 4। x y, तो ये x है, ये y है, तो मेरा एक कॉलम और बनेगा x y, जहां मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखूंगी। फिर मुझे समेशन ऑफ x चाहिए, सो इस सब का टोटल मेरा क्या कहलाएगा? समेशन ऑफ x कहलाएगा। समेशन मतलब टोटल। समेशन ऑफ y, ये सेल्स का 4 इयर्स का टोटल मेरा टोटल ऑफ y यानी समेशन y कहलाएगा। देन मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा x स्क्वायर का। तो जब भी इस तरह के आएंगे आपको 4 फिगर्स चाहिएंगे। एक चाहिएगा x y x स्क्वायर एंड x y, और इन सब का टोटल। तो इन सब के टोटल को हम जब यहां रखेंगे तो हमारी b की वैल्यू आएगी एंड a की वैल्यू आएगी। नाउ b की वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला है? n विच इज 4 समेशन एक्स वाई, जो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल को, और उसका टोटल मेरा समेशन एक्स वाई आएगा, माइनस समेशन एक्स, दिस इज समेशन एक्स, यहाँ पर आएगा समेशन वाई एंड इसका टोटल आएगा समेशन एक्स स्क्वायर, एंड समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एंड समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ b। जब एक बार हम b कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? मीन ऑफ y माइनस b मीन ऑफ x। मीन ऑफ y का मतलब क्या हो गया? अब एवरेज, मीन यानी एवरेज, एवरेज निकालना आपको सबको आता है, टोटल करके, जैसे समीशन y का टोटल जो भी आएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ जो भी आपके जितने नंबर्स हैं, यानी 4 है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो मीन ऑफ y आ जाएगा, सिमिलरली मीन ऑफ x आ जाएगा। तो ये आपकी a की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बिकॉज हम लोग इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो इसी पर ही है, हम यहीं पर ही उसको जो आपके स्टडी मैट है उसमें जो क्वेश्चन दे रखा हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्या है रिग्रेशन एनालिसिस में। मार्कस एरेलिस लिमिटेड इज ए स्मॉल सुपरमार्केट चेन दैट हैज 6 shops. Each shop advertises in their local newspapers and the marketing director is interested in the relationship between the amount that they spend of advertising and sales revenue. तो देखिए यहाँ पर भी हमारा वही वाला एग्जाम्पल है कि उनको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है किसके बीच में, कि जितना वो एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रहे हैं उसका सेल्स रेवेन्यू पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। She has collected the following information for 6 shops. अब 6 shops के लिए उन्होंने ये following informations दिए। देखिए, this is advertisement expenditure. What is this? This is X. ये sales revenue है Y. Okay? Now she has further performed some calculations from a linear regression calculation. अब देखिए, ये X है तो यहां से हमारा टोटल ऑफ X आएगा, यहां से हमारा टोटल ऑफ y आएगा, समेशन y। फिर हमें एक और कॉलम बनाना होगा एक्स स्क्वायर का, तो हमारे पास आएगा टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक कॉलम एक्स वाई, जैसे 80 इंटू 730 यहां पर आ जाएगा। सिमिलरली यहां सब क्या आप करके समेशन एक्स वाई, ये आपका टोटल आएगा। यहां पर इन्होंने कैलकुलेशन आपको ऑलरेडी कर दी है, तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए उन्होंने आपको कैलकुलेशन करके दी है,
सम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर यानी एक्स कॉलम का टोटल कितना है 450। ये जो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है इसका टोटल कितना है 450। ओके, आप कैलकुलेट करके टोटल करके देख लीजिए, ये 450 है। सम ऑफ सेल्स रेवेन्यू इज 4050, तो इन सब का टोटल कितना है 4050। When two columns are multiplied together, मतलब ये जब दो कॉलम हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई टोटल इज इतना। When the advertisement expenditure is squared, जब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर को आप स्क्वायर करते हैं यानी कि 80 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर, 120 इन सब का स्क्वायर करते हैं, तो इनका टोटल कितना आ रहा है, टोटल इज 38,300। ओके, नाउ द कैलकुलेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। लाइन ऑफ बेस्ट फिट मतलब आपको निकालना है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो आपको ये कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द लाइन ऑफ बेस्ट फिट यूजिंग रिग्रेशन एनालिसिस। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी होगी। फर्स्ट वन इज बी का फॉर्मूला क्या होगा, एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई। देखिए फॉर्मूला याद करने का वापस एक बहुत इजी तरीका है। जब आप यहाँ समीशन एक्स वाई ले रहे हैं तो क्या करेंगे, समीशन एक्स समीशन वाई इन दोनों का टोटल अलग अलग ले लीजिए। ओके, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड बाय एन, दोनों स्टार्टिंग के फर्स्ट में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एन आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द होल फॉर्मूला ऑफ बी। तो चलिए सारे फिगर्स को हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं और बी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एन कितने हैं हमारे पास, 6, एन इज 6। समीशन एक्स वाई कितना है, समीशन एक्स वाई यानी कि एक्स वाई का टोटल इज 3,26,500, 3,26,500 माइनस, अब हमें यहां हमने इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का टोटल लिया, अब इनके टोटल और इनके टोटल का मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो समीशन एक्स कितना है हमारे पास, समीशन एक्स है 450 और समीशन वाई है 4050, डिवाइड बाय एन अगेन 6, समीशन एक्स स्क्वायर कितना है, समीशन एक्स स्क्वायर देखिए ये रहा हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर, इट इज 38,300 माइनस, अब आपको क्या करना है, समीशन एक्स का होल स्क्वायर। सो व्हाट इज समीशन एक्स इज 450, तो 450 का स्क्वायर ये हो गया है आपका। तो अब हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए कैलकुलेट करते हैं, क्या है 6 इंटू 326,500, ये है 195,900 माइनस 1822,500 डिवाइड बाय 6 इंटू 38,300, it is 22,980 minus 450 का स्क्वायर, it is 202,500। ओके, 195,900 माइनस 1822,500, ये हो गया है 136,500 डिवाइड बाय 22,980 माइनस 202,500, 27,300 ये आ गया है $5। सो आपका जो 6 बी आया है, बी कितना है, बी आया है 5, इसे हम रहने देते हैं यहाँ पर 5। ओके, नाउ हमें ए निकालना है। अब ए का फॉर्मूला क्या है, मीन ऑफ वाई माइनस मीन ऑफ एक्स माइनस बी मीन ऑफ एक्स, यानी कि y मीन ऑफ y क्या होता है, समीशन y अपॉन n, और मीन ऑफ x क्या होता है, समीशन x अपॉन n। तो a की वैल्यू हो जाएगी
समीशन y हमारे पास है, देखिए कितना है 4050, 4050 अपॉन जो n है वो है 6, b की वैल्यू 5 आई है, समीशन x है 450 अपॉन 6। तो सॉल्व करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड बाय 6 और y की क्या रहेगी, मीन ऑफ y इज 675, तो a की वैल्यू आ जाएगी -375, डेट इज 300। तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट क्या हो जाएगी हमारी, y इज इक्वल टू 300 प्लस 5x, 300 is a and b is 5, so this is line of best fit, 300 plus 5x। so ये था हमारा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, रिग्रेशन एनालिसिस। तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, इजी था, बहुत ही इजी था, और आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी पर है कि आपको b किस तरह से कैलकुलेट करना है, a किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको b का फॉर्मूला याद हो जाए और a का फॉर्मूला याद हो जाता है तो ये आपके लिए बहुत ही इजी सा चैप्टर है। ओके, सो अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ b, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई एंड समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में, और a का फॉर्मूला है मीन ऑफ y माइनस b मीन ऑफ x। सो अब इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ है, तो इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ है, देखिए इसका मतलब है कि 300 फिक्स्ड फैक्टर है और y क्या है, वेरिएबल फैक्टर है, मतलब ये 5 क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। तो अगर आप कुछ भी, x क्या है हमारा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है, मतलब अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट पर कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं करते, मतलब अगर आप जीरो भी एक्सपेंडिचर करते हैं तब भी आपकी सेल्स कितनी होगी, y इज इक्वल टू 300। मतलब x अगर जीरो होता है, x अगर आप जीरो रखते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, तब भी आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, 300। लेकिन उसके बाद अगर आप $1 एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करेंगे, $1 का खर्चा करेंगे, तो आपकी सेल्स कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 305। हर $1 से आपका $5 से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। ठीक है, सो ये रहा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 300, देन ईच टाइम x इंक्रीज बाय 1, y इंक्रीज बाय 5। ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन अगर हम बिजनेस में देखें तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ नो मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजिंग देन सेल्स वुड बी $300, देन फॉर एडिशनल $1 सेल्स रेवेन्यू वुड इंक्रीज बाय $5। तो हर एडवर्टाइजमेंट पर $1 एक्सपेंडिचर करने पर $5 से आपकी सेल्स इंक्रीज होगी। ओके, नाउ लीनियर रिग्रेशन इन बजटिंग। अब ये हम बजटिंग में लीनियर रिग्रेशन का क्या यूज आता है, देखिए ये तो हमने पढ़ लिया कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग ये सारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें फोरकास्ट करना है बजट बनाते वक्त। तो बजट बनाते वक्त हमें देखना है कि हमारे फ्यूचर में क्या सेल्स आने वाली है, कितनी सेल्स चाहिए, तो हमें कितना एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा करना होगा, ये सब हमें जब आज ही फोरकास्ट करना है, प्रिडिक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए रिग्रेशन एनालिसिस यूज करते हैं। तो regression analysis can be used to make forecast or estimate when a linear relationship is assumed between two variables and the historical data is available for analysis। तो देखिए ये तभी हो सकता है जब आपके पास historical data given हो। यहाँ पर आपको historical data given थे, 6 शॉप्स के डेटा गिवन थे, या अगर आप ईयर्स देख रहे हैं तो 6 ईयर्स के डेटा आपको गिवन होने चाहिए, मतलब जो भी है आपको पास्ट ईयर के डेटा गिवन होंगे, पहली चीज। फिर आप एज्यूम करते कि 2 वेरिएबल्स के बीच लीनियर रिलेशनशिप है, तभी ये रिग्रेशन एनालिसिस यूजफुल है। रिग्रेशन इक्वेशन कैन बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्टिंग वैल्यूज ऑफ y फ्रॉम गिवन x वैल्यू। ओके, हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं।
If the value of x is within the range of our original data, prediction is known as interpolation. And if x is outside the range of our original data, it is known as extrapolation. क्या मालूम हुआ है, क्या मीनिंग हुआ है इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन का? तो देखिए सपोज मेरे पास 4 इयर्स के डेटा गिवन है, ईयर 1, 2, 3 एंड 4. ओके, अब ये ईयर 1 ये मेरा क्या कहलाएगा, x. ओके, और यहां पर मेरी सेल्स है, ठीक है, यहां पर मेरी सेल्स है. अब या फिर अगर हम एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, सपोज एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, इसे हम रहने देते हैं यहां पर. हमारा एडवर्टाइजमेंट वाला कहाँ गया, ये रहा. ओके, यहां पर देखिए x की वैल्यू कहां से कहां के बीच में, 30 से लेकर, जो लो वैल्यू है वो 30 है और हाई वैल्यू कितनी है 120. तो x की जो रेंज है वो कितनी है, 30 से लेकर 120 है. ओके, x कहां से लाई कर रहा है, हमारे पास जो डेटा गिवन है वो कहां से गिवन है, 30 से लेकर 120 तक गिवन है. ओके, अब अगर हम x की वैल्यू, यहाँ जो हमने इक्वेशन बनाई है y इज इक्वल टू 300 प्लस 5x, तो हम देखते हैं कि एक्सपेंडिचर हम एडवर्टाइजमेंट पे कितना करें कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो, इसीलिए हमने ये बनाई है. तो अगर हम जो x की वैल्यू लेते हैं वो 30 से लेकर 120 के बीच में ही ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम 30 से लेकर 120 के बीच में ही ले रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन. क्या कहलाएगा ये हमारा, इंटरपोलेशन. लेकिन वही अगर हमारी जो रेंज है 30 से लेके 120 के बीच की x की रेंज है, इसके आउटर में जाके हम लोग लेते हैं, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट अगर 40 है, 40 पर हमारी कितनी सेल्स होगी, अगर हम ये फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटरपोलेशन. वही अगर हम देखते हैं कि अगर हमारा एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा हो 200 का, तो बताइए सेल्स कितनी होगी, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन. मतलब जो हमारे पास रेंज x की गिवन है, x की जो रेंज गिवन है, जब हम उसी रेंज के अंदर में y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारा इंटरपोलेशन कहलाता है. जब हम इस रेंज के बाहर जाकर कोई फिगर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्स्ट्रापोलेशन कहलाता है. ओके, तो लीनियर रिग्रेशन में इंटरपोलेशन ज़्यादा सेफ है एक्स्ट्रापोलेशन के लिए. कि अगर मैं सपोज निकालूंगी कि मैं अगर खर्चा करती हूँ $40 का, तो बताइए मेरी सेल्स कितनी होगी, या $100 का एक्सपेंडिचर करने पर सेल्स फाइंड आउट करते हैं, या $50 का एक्सपेंडिचर करने पर करते हैं, मतलब 30 से लेके 120 के बीच में ही जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट फिगर आता है एज कंपेयर टू हम एक्स्ट्रापोलेशन. मैं देखती हूँ कि अगर मैं एडवर्टाइजमेंट पर $200 का एक्सपेंडिचर करेंगे तो सेल्स कितनी आएगी, व्हाट इज दिस, एक्स्ट्रापोलेशन. यहाँ वो एक्यूरेसी नहीं आ सकती है, ठीक है. तो ज्यादा एक्यूरेसी किस में आएगी, इंटरपोलेशन में आएगी. इसीलिए कहा जाता है लीनियर रिग्रेशन में इंटरपोलेशन इज मच सेफर देन एक्स्ट्रापोलेशन. नाउ लीनियर रिग्रेशन कैन आल्सो बी यूज्ड टू एस्टेब्लिश ए ट्रेंड लाइन फ्रॉम ए टाइम सीरीज. टाइम सीरीज क्या होता है, अभी हम आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, इसमें जो हम टाइम लेते हैं वो x होता है और जो सेल्स, प्रोडक्शन, वॉल्यूम वो सब हमारा y कहलाता है. टाइम के बेसिस पर हम सेल्स, प्रोडक्शन, वॉल्यूम, कॉस्ट ये सब फाइंड आउट करते हैं. ये टाइम सीरीज पे होता है, इसमें हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. When a linear relationship is identified and quantified using linear regression analysis, value of A and B are obtained. This can be used to make a forecast for the budget. तो जब हमारे पास A और B की वैल्यू आ जाती है तो हम बजट के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं, सेल्स बजट बना सकते हैं, फोरकास्ट करके कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं बजटेड एक्टिविटी लेवल के लिए. ओके, चलिए क्वेश्चंस करते हैं. A company is investigating its current cost structure. An analysis of production levels and cost over the first 6 months of the year has revealed the following. तो देखिए प्रोडक्शन लेवल इतना यूनिट्स में दे रखा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और उनकी ये प्रोडक्शन कॉस्ट भी दे रखी है. ओके, तो यहाँ हमारा x क्या हो गया, नंबर ऑफ यूनिट्स जैसे जैसे इंक्रीज होगी प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. सो व्हाट इज दिस,
दिस इज x, दिस इज y। अब अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, तो इक्वेशन के लिए हमें जो b फाइंड आउट करना है, a फाइंड आउट करना है, तो हमें दो फिगर और चाहिए। एक चाहिए हमें एक्स स्क्वायर और एक चाहिए हमें एक्स वाई, इन सब का टोटल। तो टोटल आपको नहीं कैलकुलेट करना है, एग्जाम में आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है समेशन x इज 617, समेशन y 16,220, एक्स वाई भी गिवन है और समेशन x का स्क्वायर वो भी आपको एक्स स्क्वायर का टोटल वो भी आपको गिवन है। नाउ यूज रिग्रेशन एनालिसिस टू आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको रिग्रेशन एनालिसिस यूज करना है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करने के लिए एंड मंथली फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए। ओके तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया है? यस अब आप लोग बता सकते हैं ये क्या हो गया है B और मंथली फिक्स कॉस्ट क्या हो गई है A। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। It is expected that in July production will be 120 units. Estimate the cost of July's production. Comment on the accuracy of your estimate. चलिए पहले हम A पार्ट करते हैं। तो हमें क्या निकालना है? सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी कि हमें B फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा इसका? N समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई अपॉन एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। ओके सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बी। एन कितना है हमारे पास? चलिए कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो एन है 6, समीशन एक्स वाई है ये है 16,77,220 माइनस समेशन एक्स है 617 इंटू समेशन वाई है 16,220। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में एन समेशन एक्स स्क्वायर ये है 63,859 माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर इट इज 617 इसका स्क्वायर। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर का जो सॉल्व करने के बाद आया वो आ गया 55,580। ओके एंड इसी तरह से हम डिनोमिनेटर का सॉल्व करते हैं। ये आ गया है 2465 और $22.55। सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि ये हो गए $22.55 पर यूनिट। ठीक है सो दिस इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आइए चेक कर लेते हैं। ये रहा $22.55। नाउ अब हमें क्या निकालना है? ए में ही आपको निकालना है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मंथली फिक्स कॉस्ट फॉर द मंथ। सो मंथली फिक्स कॉस्ट निकालनी है, यानी कि आपको ए फाइंड आउट करना है और ए का हमारा फॉर्मूला हो गया मीन ऑफ वाई माइनस ए बी मीन ऑफ एक्स, यानी कि समीशन वाई अपॉन एन माइनस बी समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन वाई है हमारे पास 16,220, एन है हमारे पास 6 माइनस बी अभी हमने कैलकुलेट किया 22.55। समीशन एक्स है हमारे पास 617 अपॉन 6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो कितना आ रहा है
22.55 इंटू 617 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 2318.89 और 16,220 डिवाइड बाई 6, ये आ रहा है 2703 माइनस 2318.89, 384. So $384 is the fixed monthly cost. ये रहा $384.44. अगर हम ज़्यादा डिटेल में लिखते हैं तो 0.44. ओके, सो दिस इज द मंथली फिक्स कॉस्ट. तो ये हो गया है हमारा ए पार्ट. ओके, नाउ हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाला था, मंथली फिक्स कॉस्ट निकाला था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया है यहाँ पर. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है. इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन जुलाई प्रोडक्शन विल बी 120 यूनिट्स. ओके, अच्छा अभी देखते हैं हमारा प्रोडक्शन कितना है, हमारी एक्स की रेंज कितनी है. तो सबसे लोअर कितना है हमारे पास 90 और सबसे हाई कितना है 115. ओके, 90 एंड 115. चलिए, इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन जुलाई प्रोडक्शन विल बी 120 यूनिट्स. एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ जुलाईज प्रोडक्शन एंड कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द एस्टिमेट. तो चलिए कैलकुलेट करते हैं कि अगर जुलाई में प्रोडक्शन आपका जुलाईज प्रोडक्शन 120 यूनिट है तो क्या निकालना है आपको, प्रोडक्शन कॉस्ट. तो कॉस्ट कितनी आएगी, यानी कि y. तो पहले तो y का फॉर्मूला देख लेते हैं. y का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी एक्स. तो y इज इक्वल टू a आया है हमारा 384.44 और b आया है हमारा 22.55. अब x यानी कि प्रोडक्शन इन यूनिट्स अगर 120 यूनिट्स है तो y की वैल्यू निकालनी है 384.44 प्लस 22.55 इंटू 120. तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी हमारी 3090.44. सो दिस इज द प्रोडक्शन कॉस्ट. तो आपको क्या करना था, फर्स्ट में तो करना था एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ जुलाईज प्रोडक्शन, वो हमने एस्टिमेट कर ही लिया है. कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ योर एस्टिमेट, अब आपको कमेंट भी करना है. ओके, तो देखिए हमारा कि कितनी एक्यूरेसी है, क्या ये एक्यूरेट है क्या. तो देखिए अभी हमने देखा कि हमारी एक्स की रेंज कहाँ से 90 से लेकर 115 और हमने कॉस्ट किस पर निकाली है 120 यूनिट्स पर निकाली है. कितने पर निकाली है 120 यूनिट्स. सो 120 यूनिट्स क्या एक्स की रेंज में आ रहा है, नो वो इस रेंज के बाहर है. मतलब ये इंटरपोलेशन नहीं है, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स्ट्रापोलेशन. अगर ये 90 से लेके 115 की रेंज में होता तो क्या कहलाता, ये इंटरपोलेशन कहलाता. तब इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती, एक्यूरेसी बढ़ जाती. लेकिन अभी क्या है, ये 90 से लेके 115 इस रेंज के बाहर है. तो एक्यूरेसी क्या है, इतना एक्यूरेट नहीं है जितना इंटरपोलेशन एक्यूरेट है. सो ये रहा आपका आंसर, ये रहा 3090.44. ये आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाएगी. इट शुड बी नोटेड दैट सिंस दिस इज आउटसाइड द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर विच कॉस्ट आर नॉन, इट माइट बी इनएक्यूरेट. ये इनएक्यूरेट हो सकती है क्योंकि ये क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन है. ओके, नाउ इट्स क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. The following information for advertising and sales revenue has been established over past 6 months. ये sales revenue दे रखे हैं, ये advertisement expenditure दे रखे हैं. Using the high-low method, which of the following is the correct equation for linking advertising and sales revenue from the above data? तो अब आपको क्या करना है, सेम वही आपको सेल्स रेवेन्यू और इनके बीच का ये एक्स बनाना है. अब आप मुझे बता सकते हैं इसमें एक्स क्या है और वाई क्या है. यस, क्या है ये हमारा, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई. ओके, सो इट्स एक्स
एंड दिस इज y। और अब हमें क्या करना है, हाई लो मेथड यूज करना है। यहां आपको रिग्रेशन एनालिसिस यूज नहीं करना है, हाई लो मेथड यूज करना है। तो हाई लो मेथड क्या होता है, यस अब आपको याद होगा हाई लो मेथड क्या होता है, कॉस्ट ऑफ हाई एक्टिविटी लेवल माइनस कॉस्ट ऑफ लो एक्टिविटी लेवल। पर अब यहां पर हमारे पास कॉस्ट नहीं है, हमारे पास यहां सेल्स है, तो हम यहां सेल्स लेंगे, ओके, डिवाइड बाय हाई एक्टिविटी लेवल माइनस लो एक्टिविटी लेवल। ये हमारा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल फैक्टर पर एक्टिविटी लेवल आ जाएगा। बिकॉज यहां पर सेल्स है तो वेरिएबल सेल्स आ जाएगी पर एक्टिविटी लेवल। ओके, चलिए देखिए हाई एक्टिविटी लेवल, सबसे हाई एक्टिविटी लेवल कौन सा है यहां पर, यह है 6500। कितना है, 6500। और लो एक्टिविटी लेवल कौन सा है, देखिए सबसे ज्यादा लो है ये 2500 का। तो हमें यहां पर इन दो एक्टिविटी लेवल से ही काम है। ओके, तो सेल्स एट हाई एक्टिविटी लेवल कितनी है, 2,25,000 लिख देते हैं हम यहां पर 2,25,000। सेल्स एट लो एक्टिविटी लेवल कितनी है, 1,25,000 अपॉन हाई एक्टिविटी लेवल कितना है 6,500 एंड लो है 2,500। तो वेरिएबल सेल्स पर एक्टिविटी लेवल कितनी आ जाएगी, 2,25,000 माइनस 1,25,000 डिवाइड बाय 1,00,000 डिवाइड बाय 4,000। ये आ गया है $25 पर एक्टिविटी लेवल। ठीक है, तो $25 पर एक्टिविटी लेवल, यानी कि एक्टिविटी लेवल हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है। नाउ अब अगर हमें फिक्स्ड निकालना है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले सकते हैं, जहां की क्या रहेगी, फिक्स्ड पार्ट कितना रहेगा, फिक्स्ड फैक्टर, इसको हम फैक्टर लिखते हैं, या फिक्स सेल्स कितनी रहेगी। कोई भी एक एक्टिविटी लेवल ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं एक बार 2,25,000 वाली सेल्स ले लेते हैं। ओके, फॉर्मूला क्या रहेगा, फिक्स्ड सेल्स का टोटल सेल्स माइनस जो वेरिएबल सेल्स है। ओके, तो टोटल सेल्स हमारी है 2,25,000, वेरिएबल सेल्स हमने लिए 6,500 एक्सपेंडिचर पर 25, क्योंकि हर ₹1 पर, हर $1 पर कितना है 25 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो कितना हो गया है 2,25,000, 6,500 इंटू 25, ये कितनी हो गई है 1,62,500। 2,25,000 कर देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया है माइनस 2,25,000, ये हो गया है 62,500। तो इस पूरे में 62,500 तो क्या है, हमारी फिक्स सेल्स है, और बाकी की जो रिमेनिंग सेल्स है वो एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड है। तो कितना है $25 का अगर उस पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इनटू 25, ये तो आपका क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया है कि जितना भी फिक्स्ड सेल्स है, हर एक $1 एक्सपेंडिचर पर $25 से आपकी सेल्स इंक्रीज होती है, और फिक्स्ड फैक्टर कितना है 62,500। तो आपकी इक्वेशन कौन सी वाली आएगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन। टोटल सेल्स रेवेन्यू कितना है, फिक्स्ड है 62,500, और हर एक एडवर्टाइजमेंट पर $1 के एक्सपेंडिचर पर $25 से इंक्रीज होती है आपकी सेल्स रेवेन्यू। ओके, सो कौन सी इक्वेशन सही रहेगी आपकी इसमें, ए, फर्स्ट वाली इक्वेशन। ये रहा आंसर आपका ए। सो ये रही आपकी इक्वेशन। एक्स इज द स्पेंडिंग ऑन एडवर्टाइजमेंट।
ओके, सो ये था हमारा हाई लो मेथड। सो आज हम इतना ही करेंगे। आज हमने क्या देखा है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक स्टार्ट किया, उसमें हमने सबसे पहले हाई लो मेथड देखा। हाई लो मेथड हम लोग चैप्टर 4 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, फिर भी उसे एक बार हमने यहाँ पर और किया है और रिवाइज किया है, और उस पर अभी हमने एक क्वेश्चन भी लिया। इसके अलावा हमने लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस किया। तो लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस में हमने क्या लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, b इज द वेरिएबल फैक्टर, a इज द फिक्स फैक्टर। b के लिए हमारा क्या फॉर्मूला है, b के लिए फॉर्मूला था हमारा n, ऊपर न्यूमरेटर में n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y, एंड न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हमारा आता है n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन x का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ b। फिर हमने a कैलकुलेट करना होता है, a का फॉर्मूला होता है मीन ऑफ y माइनस a मीन ऑफ x। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a। तो आज हमने रिग्रेशन एनालिसिस किया, आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।